नमस्ते नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने प्लेटफॉर्म डीबी कॉन्सेप्ट पे। जी हां साथियों, आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। आप सभी सुदूर गांवों में बैठ के अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, तो हमारे तरफ से एक छोटा सा योगदान आप सभी के लिए कि एसएससी जीडी में हमारे पूरी टीम, डीबी कॉन्सेप्ट की पूरी टीम, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, इसके प्रैक्टिस बैच लेके आया है आपके पास बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे, वो भी लाइव। तो जुड़ना ना भूले। आज हम लोग आपको एसएससी जीडी का एक सेट सॉल्व कराने वाले हैं जो पिछले साल पेपर में आया था। तो आप सभी तैयार हो जाइए। आज से हम लोग इस सेशन को शुरुआत कर रहे हैं और लगातार मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, हिंदी सबके वीडियो लाइव क्लासेज इसी चैनल पे डीबी कॉन्सेप्ट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए और आज का रहा ये पहला सवाल। आप सभी हमारे साथ इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आज का पहला सवाल, बच्चे सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 40% की छूट देता है, उसके बाद भी उसको 20% का लाभ होता है। मार्क प्राइस 2400 रुपया है। देखिए, हमने आपको बताया है अंकित मूल्य 2400 रुपया है। मार्क्ड प्राइस कितना है बच्चे? 2400 रुपया है। आपको पता है छूट दिया 40%, तो छूट देने के बाद जो आएगा 60%, ये क्या आएगा बच्चे? सेलिंग प्राइस आएगा। अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देने के बाद के मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। आप जानते हैं एसपी इंटू 100 बटे में प्रॉफिट हो तो जोड़ के, लॉस हो तो घटा के, ये फॉर्मूला होता है सीपी का। यहां पे कह रहे हैं कि 20% का लाभ होता है, तो क्या होगा यहां पे बच्चे? 120। अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ये 100 से 100 कैंसिल आउट, 60 दूनी 120, तो भाई 2400 का आधा इस वस्तु का जो सीपी है वो क्या है बच्चे? तो वो है 1200। इस वस्तु का जो सीपी है वो क्या है बच्चे? 1200। ऑप्शन नंबर 2। देखिए, हमने कहा अंकित मूल्य दिया हुआ है 2400, डिस्काउंट दिया 40%, तो डिस्काउंट देने के बाद का प्राइस यहां से यहां तक कहलाएगा विक्रय मूल्य। हमसे चूंकि पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो एसपी इंटू 100, 20% का लाभ होता है बटे में 100 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी होता है। 100 से 100 कैंसिल आउट, 60 से 2 बार में, 2 से 1200 बार में, तो वस्तु का सीपी क्या हो गया? तो 1200। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को बच्चे? तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे सीपी और एमपी के बीच रिलेशन में। देखिए, सीपी में होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी में होता है 100 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। अब देखिए, यहां पे कह रहा है कि डिस्काउंट कितना देता है बच्चे? अब बताओ डिस्काउंट कितना देता है? 40%। तो भाई 100 में 40 घटाएंगे तो कितना? 60। लाभ कितना होता है? 20%। 100 में लाभ जोड़ेंगे तो कितना होगा? 120। 62 जा 61 जा, ये हो गया आपके सीपी रेशियो एमपी। वस्तु का अंकित मूल्य क्वेश्चन में दिया हुआ है 2400। बच्चे 2 बराबर अगर 2400 है तो क्रय मूल्य 1 बराबर कितना होगा? 1200। 1 बराबर कितना होगा? तो 1200। आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप अगर पहले से पढ़े हैं तो आपको बस फॉर्मूला याद होगा कि सीपी में डिस्काउंट घटाते हैं और एमपी में प्रॉफिट और लॉस जोड़ते हैं। तो स्टेप लिखना नहीं एग्जाम के अंदर। डिस्काउंट 40 हुआ तो 60, लाभ 20 हुआ तो 120। 1:2, 2 का मान 2400 है तो 1 का मान 1200, तो वस्तु का जो सीपी है वो क्या है? 1200 है। कोशिश करना है एग्जाम के अंदर जितना कम लिखेंगे उतना समय की बचत होगा। तो बच्चे, ये सवाल आप कर सकते हैं, एकदम आसान सवाल है। डिस्काउंट के अंदर हमने ये आपको पढ़ाया है। आइए अगले सवालों पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आज का अगला सवाल। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, बताइए क्या आंसर होंगे इसके? क्वेश्चन नंबर 2, बताइए क्या आंसर होंगे इसके? एकदम आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। बच्चे कह रहे कि एक व्यक्ति की आय 95,000 है और व्यय कितना है? 75,000 है।
तो देखिए आपको क्या सोचना है कि यहां पे इसका रेशियो बना लीजिए आय का और व्यय का। अगर हम 3 जीरो उड़ा दें और 5 से कहें 15, तो 5 से कितना 19। मतलब उस व्यक्ति की आय अगर 19 है तो खर्च कितना है, व्यय कितना है, 15 है। तो उस व्यक्ति की जो शेविंग कहलाएगी वो कितना कहलाएगी, 4। हमने ऊपर वाले रेशियो से ये बातें निकाल लिया कि किसी व्यक्ति की आय इनकम 19 रुपया है, एक्सपेंडिचर 15 रुपया है, तो शेविंग 4 रुपया होंगे। बताएं आपको कोई दिक्कत है तो। अब अगला बात वो कह रहा है कि आय में 18% की वृद्धि हो गई, हमने लिख दिया 18% की वृद्धि। फिर कह रहा व्यय में 12% की वृद्धि हो गई, हमने लिख दिया 12% की वृद्धि। आपसे कह रहे कि बताएं बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब जरा सोचे कि इसके बाद आप क्या करेंगे, जरा सोचे कि इसके बाद आप क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसको गुना कीजिए। 18 अठरहियां 324, 18 अठरहियां 324, 324 में 18 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 342। 15 गुणे 12 आप जानते हैं 180%। देखिए सर, इनकम बढ़ी 342, एक्सपेंडिचर बढ़ी 180, 2 जोड़ेंगे तो 200 और 142, मतलब ये बचत कितना बढ़ी तो 162। कितने पे तो 4 पे, तो 4 चौके 16, 0 4 पच्चे 20, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई तो 40.5% की ऑप्शन नंबर सी, 40.5% की ऑप्शन नंबर सी। बच्चे हमने नया कुछ नहीं किया, हमने इनकम, एक्सपेंडिचर, शेविंग इसमें रेशियो बना लिया। इनकम 18 बना, 18 अठरहियां 324, एक बार और 18 जोड़े तो 324 और 18 342। 15 गुणे 12 180, माइनस कर देंगे आय में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो बचत 162 की वृद्धि 4 पे, मतलब ओवरऑल वृद्धि कितना 40.5%। ओवरऑल वृद्धि कितना 40.5%। बताएं बच्चे इस सवाल में कोई दिक्कत है तो बताएं, इस सवाल में कोई दिक्कत है आपको तो। हाँ, यहां पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कोई और मेथड होगा क्या, तो बिल्कुल कोई और मेथड होगा, वो होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। हमने आपको बताया है आय 18% बढ़ा तो आय में वृद्धि बीच में लिखते हैं, आय में वृद्धि बीच में लिखते हैं, एक साइड खर्च लिखते हैं, दूसरे साइड बचत लिखते हैं। एक साइड खर्च लिखते हैं, दूसरे साइड बचत लिखते हैं। व्यय में 12% वृद्धि तो यहां 12% होगा, बचत तो निकालना ही था। अब देखिए उस व्यक्ति का आय 95 तो खर्च कितना 75, आय 19 तो खर्च कितना 15। अब अगर उस व्यक्ति का खर्चा 15 है तो बचत क्या होगा 4। देखिए यहां खर्च लिए तो यहां खर्च का रेशियो आएगा, यहां बचत लिए हैं तो यहां बचत का रेशियो आएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन में यह बात आप जानते हैं। अब एक बात, 18 में से 12 गया 6। अब देखिए 4 का 6 कब आएगा जब 1.5 से गुना करेंगे, तो 15 को जब 1.5 से गुना करेंगे तो 22.5। देखिए एक साइड जोड़ा है कि घटाया है, 18 में से 6 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। अगर एक साइड माइनस किया है तो दूसरे साइड जोड़ते हैं, मतलब 18 में 22.5 जोड़ेंगे तो यहां का मान आएगा जो कि 40.5%। पॉजिटिव आया मतलब वृद्धि हुआ, निगेटिव आता मतलब कि कमी होता। यह बात आप भली भांति जानते हैं। फिर से बताते हैं, आय 15, आय 19 तो खर्च 15, खर्च 15 तो बचत 4। आय में दिया था कि वृद्धि हुआ 18% का, हमने बीच में लिख दिया कि भाई आय में 18% की वृद्धि हुई। खर्च में दिया था 12% की वृद्धि, 18 में से 12 गया 6। हमने कहा 4 अगर 6 के बराबर है तो कितना टाइम मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 1.5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 15 इंटू 1.5 22.5। बच्चे आप जानते हैं कि अगर इधर घटा के 12 आया है तो इधर का मान जोड़ के आता है, तो क्या होगा बचत में वृद्धि 40.5%। बताएं कोई दिक्कत है तो। उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ रहा होगा। एसएससी जीडी अगर 2024 आपका लक्ष्य है तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपके काम आने वाला है। इतना प्रैक्टिस कराएंगे आपके लिए कि आप जीडी के एग्जाम में जाएंगे तो सवाल आपके कॉपी में हमारे पढ़ाए हुए ही आएंगे, इसकी गारंटी है। अब आइए
आज के सेशन का तीसरा सवाल बनाने की कोशिश करें। आप एक बार खुद से ट्राई करें और बताएं क्या आंसर होंगे। आए बच्चे, इसे वैसे ही बना सकते हैं जैसे हमने अभी बताया था, सीपी इज टू एमपी। सीपी के अंदर फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी के अंदर फॉर्मूला होता है 100 प्रॉफिट हो तो जोड़ के, लॉस हो तो घटा के। क्योंकि यहां लॉस हो रहा था हमने माइनस कर दिया। देखिए 20% का छूट दिया तो 100 में से 20 गया 80। 10% का लॉस हुआ तो 100 में से 10 गया 90। एक जीरो अगर हम दोनों जगह से काट दें, एक जीरो अगर हम दोनों जगह से काट दें तो सीपी इज टू एमपी क्या आ गया 8:9। मतलब उस वस्तु का खरीद मूल्य, क्रय मूल्य 8 है तो विक्रय मूल्य कितना है 9 है। देखिए बच्चे यहां पे लिखा हुआ है कि वस्तु 72,000 में खरीदा गया। 9 बराबर कितना बाबू 72,000। मतलब उस वस्तु की अंकित मूल्य कितनी आएगी तो 72,000 रुपये जाने वाली है। 9 का मान 72,000 है तो हम कह सकते हैं 1 का मान 8 होगा तो 8 64,000। 8 64,000। बताइए कोई दिक्कत है तो 64,000 का सामान मार्क प्राइस कितना अंकित कर दिया गया 72,000। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है कि उसको चाहिए 440 रुपये का लाभ। तो भाई जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा 64,440 रुपया। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर उसे कितना छूट देना चाहिए कि जिसे वस्तु पर 440 का लाभ हो जाए। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्काउंट। देखिए मार्क प्राइस है 72,000, बिक रहा है 64,400 में। तो आपको कुछ नहीं करना है, 72,000 में से घटाना है 64,400। तो यहां 2 जीरो तो डिस्काउंट में आ जाएगा। 10 से 4 गया 6, और इधर कितना है 11 से 4 गया 7। 7,600 रुपये का डिस्काउंट मिला। अंकित मूल्य कितना है 72,000 गुणे में 100। ये फॉर्मूला होते हैं। 2 जीरो से बच्चे 2 जीरो उड़ा दीजिए, और 1 जीरो से यहां से 1 जीरो उड़ा दीजिए, काट लीजिए। 8 नम्मा 72, यहां पे भी 8 नम्मा 72, 4 40, 8 पच्चे 40, 95/5 मतलब अगर 90 होता तो 10, 10 पॉइंट समथिंग। 10 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है 10.5%। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चे हमने कुछ नहीं किया, सीपी और एमपी का फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट 100 माइनस लॉस। डिस्काउंट दिया था 20 का, 100 से 20 घटाए 80, लॉस था 10 का, 100 से 10 घटाए 9, रेशियो बन गया 8:9। मार्क प्राइस दिया हुआ 72,000। 9 का मान अगर 72,000 है तो 1 का मान कितना होगा 8,000 होगा। 1 का मान 8,000 होगा तो 8 का मान कितना होगा 64,000 होगा। 1 का मान 8,000 होगा तो 8 का मान 64,000। 440 का लाभ चाहिए, मतलब 64,440 एसपी। आपसे पूछ रहा है कितना डिस्काउंट दे। मार्क प्राइस 72,000, सेलिंग प्राइस 440, घटाए तो डिस्काउंट 7600। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बट्टा एमपी इंटू 100। तो ये रहा डिस्काउंट बट्टा एमपी इंटू 100। बताएं बच्चे कोई दिक्कत वाली बात है तो? मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चले अगले सवाल पे बच्चे आइए। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो यह सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लगाइए इस सवाल को और बताइए क्या आंसर होंगे। आसान सवाल है, आसान सवाल है, कुछ नहीं कर सकते हैं, एकदम आसान सवाल है। कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, पूछ रहा है आपसे कि इसके लिटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का सम बताइए। बच्चे लिटरल सरफेस एरिया होते हैं 2πr/h, टोटल सरफेस एरिया होते हैं 2πr इंटू h प्लस r। बच्चे 2πr अगर हम कॉमन कर ले तो 2 गुने 22/7 गुने रेडियस दिया हुआ है कितना, डायमीटर 14 तो रेडियस 7। अब हमारे पास बच गया 2πr कॉमन होने के बाद h है 2,
फिर प्लस H प्लस R, तो 7 2 9, ये 7 से 7 खत्म, 44 गुने 11, 44 गुने 11 का मतलब 4 8 4, तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। यदि आपको पता है कि लंब वृत्तीय बेलन का लिटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर कॉमन कर लीजिए, 2 गुने 22/7, रेडियस 7 है, हाइट 2 दिया है, और 7 प्लस 2 यहां पे हो जाएगा 9, तो 9 2 11, 7 से 7 खत्म, 44 गुने 11 484। तो एकदम आसान सवाल है, चुटकियों में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले सवालों पे चलते हैं। देखिए सर, औसत चाल हमने आपको पहले भी बता रखा है, एवरेज स्पीड निकालने का बच्चे फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये करे कि एक व्यक्ति है जो 64 के चाल से निश्चित दूरी तय करता है और साइकिल से 16 के चाल से लौट आता है। मान लीजिए जो निश्चित दूरी है वो d दूरी है, तो डिस्टेंस क्या हुआ, मोटरसाइकिल से गया तो d और साइकिल से लौटा तो d और d 2d। अब हमें चाहिए टोटल समय। बचपन में आप पढ़े होंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला d दूरी कितना के चाल से गया था, 64 के चाल से, और अगला d दूरी कितना के चाल से गया था, 16 के चाल से। देखिए बच्चे यहां से d से d उड़ जाएगा, एलसीएम होगा 64, 64 एकम 64 और 16 चौके 64, 4 और 1 5, 64 दूनी 128 बटे में 5, 5 दूनी 10, 2 28, 5 पच्चे 25, 3 30, 25.6 किलोमीटर पर आवर इसके एवरेज स्पीड होंगे। 25.6 किलोमीटर पर आवर इसके एवरेज स्पीड होंगे। आप बचपन में एक बात और पढ़े होंगे, फॉर टू इक्वल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b, वेयर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू स्पीड, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू स्पीड। तो बच्चे उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते थे, 2a के जगह 64 और b के जगह 16 बट्टे में 64 प्लस 16 80, 16 पच्चे 80, 128 बट्टा 5 25.6 किलोमीटर पर आवर। जब दो बराबर दूरी तय करें और एवरेज स्पीड निकालना हो तो आसान फॉर्मूला होता है 2ab बाई a प्लस b। देखिए एक बात समझ लीजिए, फॉर टू इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस b। लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि फॉर्मूला मत लगाइए, आप एकदम कॉन्सेप्ट समझिए। गया 64 के चाल से, आया 16 के चाल से, गया 64 के चाल से, आया 16 के चाल से, तो जितना गया उतना आया, मतलब दूरी कांस्टेंट है। तो आप एक दूरी मान लीजिए 64, 64 किलोमीटर की दूरी 64 के चाल से चल रहा, तो क्या घंटा लगेगा, 1 घंटा, और 16 के चाल से चलेगा तो 4 घंटा। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, गया 64 आया 64 मतलब 128 बटे टोटल टाइम, जाने में 1 आने में 4 5, 128 बट्टा 5, 5 दूनी 10, 2 28, 5 पच्चे 25, 3 30, 25.6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी, 25.6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। बताएं कोई दिक्कत है तो, एकदम आसान सवाल है। देखिए एकदम बच्चा वाला सवाल आ गया आपके लिए, बताइए क्या आंसर होंगे। 2 सेकेंड में इस सवाल का आंसर आप दे सकते हैं, 2 सेकेंड में। देखिए कह रहे कि कोई व्यक्ति है जो भोजन पे 45% खर्च कर देगा और 5% वृद्धाश्रम पे दान कर देगा। कह रहा है कि वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पे इतना खर्च करता है, मतलब 45 और 5 50%, 28,500 है, तो उसकी आय होती है 100%। 100 आने के लिए 2 का गुना,
तो इधर भी 2 का गुना, 28,000 का दुगुना 56,000 और 500 का दुगुना 1,000, मतलब 57,000। यही इस सवाल के आंसर होंगे। 57,000 यही इस सवाल के आंसर होंगे। 57,000 यही इस सवाल के आंसर होंगे। बताइए क्या आप नहीं कर सकते हैं? जब वो 45% भोजन पे कर दिया, 5% वृद्धाश्रम पे कर दिया, तो 45 और 5 50% खर्च किया, और वो कह रहा है कि 28,500 के बराबर है। तो बच्चे 50% अगर 28,500 है तो 100% कितना होगा? एकदम लॉलीपॉप टाइप सवाल है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा अगला सवाल, एकदम नर्सरी वाला। दिव्या ने एक कार इतने में खरीदी और इतने में बेची, मतलब क्या दिया हुआ है आपको? तो ये अगर सीपी है तो ये क्या है? एसपी। आप यहीं से रेशियो बना लीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गया, 5 सत्ते 35 70, 5 अट्ठे 40, 3 35, 5 सत्ते 35। मतलब दिव्या ने कार 70 में खरीदा तो 87 में बेचा, तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए, प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100। 70 का माल 87 में बेचिएगा तो लाभ कितना? 17 बटे सीपी। बच्चे सीपी कितना है? 70 है, गुने में 100। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 170 बट्टा 7, 7 दूनी 14, 3 30, 7 चौके 28, 24 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है। पूरा कैलकुलेशन कभी मत कीजिएगा, एग्जामिनर आपको कभी नहीं चाहेगा कि कैलकुलेशन में उलझाए। जितना छोड़ सकते हैं उतना बहादुरी है। बताएं आगे चलें, कोई दिक्कत इस सवाल में? एकदम आसान है। आइए बच्चे, एक फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 टू डी पावर टी इज इक्वल टू अमाउंट। देखिए प्रिंसिपल है 80,000, 1 प्लस रेट है 10%, 10 बट्टा 100 करा कितने समय में? तो टी समय में। बन जाता है 117128, 117128। सीआई के अंदर एक ही फॉर्मूला पढ़ना है, वो है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू डी पावर टी इज इक्वल टू अमाउंट। बात खत्म। सॉल्व कीजिए। 8 एकम 8 मतलब कि 10,000। यहां कीजिए 8 एकम 8, 3 37, 8 चौके 32, 5 51, 8 चक्के 48, 3 32, 8 चौके 32, 8 एकम 8। यहां से जीरो उड़ गया, 10 एकम 10 और 1 11 बट्टा 10 पे पावर टी। बच्चे ये नीचे आएगा, ये क्या है? 1 2 3 4 मतलब 10 पे पावर 4। अगर नीचे में 10 पे पावर 4 तो ऊपर वाला भी 11 पे पावर 4 होगा। बेस सेम तो पावर इक्वल। समय कै साल? तो 4 साल। समय कै साल? तो 4 साल। एक ही फॉर्मूला पढ़ना है सीआई के अंदर, वो है यही। हमने कहा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटे 100, समय तो निकालना था, अमाउंट काट लिए। 8 से इधर भी कट गया, 8 से इधर भी कट गया। अगर ये 10 पे पावर 4 है तो ऊपर 11, तो ये 11 पे पावर 4। 11 बट्टा 10 बेस यहां पे भी है, 11 बट्टा 10 बेस यहां पे भी है, तो टाइम बराबर 4 साल। बात खत्म। अब इस सवाल में 1 सेकेंड पर्याप्त है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 5 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय करता है। कोई व्यक्ति है जो 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटा लगता है। कह रहा है कि अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करे। जब स्पीड आधा कीजिएगा ना तो टाइम आपको दुगुना लगेगा। टाइम आपको दुगुना लगेगा। तो पहले लगता था अगर 5 घंटा, तो अब लगेगा 10 घंटा। तो आपसे यही पूछ रहा है कितना अधिक समय लगेगा? तो 5 घंटा अधिक समय लगेगा। कितना अधिक समय लगेगा? तो 5 घंटा। अगर स्पीड 1/3 कीजिएगा तो समय 3 गुना लगेगा। स्पीड 1/4 कीजिएगा तो समय 4 गुना लगेगा। स्पीड 1/5 कीजिएगा तो समय 5 गुना लगेगा। ये बहुत ही बेसिक बात है। एक और आसान सवाल, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? तो 41, 43, 47। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। वैसे नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो 40 प्राइम नंबर है नहीं,
41 है, 42, 1 2 और भी कई नंबर से कटते हैं, 43 है, 44 4 से भी कटते हैं, 1 से भी कटते हैं, 44 से भी कटते हैं, 11 से भी कटते हैं, ऐसे ही 43 47 तीन ही नंबर है। तो कितने हैं 40 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या? तो 3 है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, जो 1 से कटे और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बच्चे बनाइए अगला सवाल, एकदम शानदार एलसीएम एंड एचसीएफ से ये पूछा हुआ सवाल है, बच्चों वाला सवाल है, एलसीएम एंड एचसीएफ से पूछा हुआ सवाल है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ चली। अब इसके बाद उसमें से एक 12 सेकंड पर एक चक्कर लगा लेगी, एक 18 सेकंड पर लगा लेगी, एक 24 सेकंड पर लगा लेगी और एक 36 सेकंड पर लगा लेगी और एक 45 सेकंड पर लगा लेगी। आपसे जानना चाह रहा है कि कितने सेकंड के अंतराल में बजती है, तो घंटियां पुनः किस समय एक साथ बजेगी। सर जब भी ऐसा सवाल आए ना कि इतने बजे 5 घंटी 4 घंटी 10 घंटी बजी है, सबका समय अंतराल दिया कि इतने इतने के टाइम पर एक बार फिर से बजती है, तो पुनः दोबारा कितने बजे बजेंगी, तो इन डेटा का आप एलसीएम ले लीजिएगा। अब एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा 45, 9 गुणे 5 36 को देखेंगे तो 9 गुणे 4, तो यहां 4 आएगा। इसको देखेंगे तो 3 चौके 12, तो 3 इसमें है 4 इसमें, दूनी 24, 18 2 और 9 सब कुछ हो गया। तो 45 दूनी 90, 90 चौका 360 सेकंड, 360 सेकंड को अगर 60 से भाग कर दें तो 6 मिनट। तो 9 बजे बजा था तो अगला बजेगा 9:06 पे, 9 बजे बजा था तो अगला बजने वाला 9:06 पे। एकदम नर्सरी वाला सवाल। हमने कहा कभी भी ऐसा सवाल आए कि भाई इतने बजे बजते हैं, अब कितने बजे पुनः मिलके बजेंगे, तो वो टाइमिंग होगा इनका एलसीएम। एक्चुअली क्या है ना कि जब 360 सेकंड होगा ना तो ये 30वें राउंड पे होगा, ये 20वें राउंड पे होगा, ये 15वें राउंड पे होगा, ये 10वें राउंड पर होगा, ये 8वें राउंड पर होगा। तो वो 360 सेकंड वो समय है जब सब जहां से शुरू हुआ था वहीं होगा, क्योंकि इसका अगर 12 सेकंड का एक राउंड है तो 360 सेकंड में क्या राउंड 30, तो सबसे काटने वाला नंबर चाहिए, मतलब वो एलसीएम चाहिए। बताइए कोई दिक्कत है तो। आज के बाद कभी भी ऐसा सवाल है कि 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 घंटी किसी भी बजे बजी हो, दोबारा कितने बजे बजेगी, तो उनके समय अंतराल जो एक राउंड बजने में लगता है उनका एलसीएम ले लीजिए और जितने बजे बजे थे उससे उतना आगे बढ़ा दीजिए, इतने बजे दोबारा बजेंगे। आइए बच्चे, ये परसेंटेज के अंदर पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 3 वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती है, मतलब जनसंख्या 100 है तो 1 साल बाद आपको 103 हो जाएगी, जनसंख्या 100 है तो 1 साल बाद 103 हो जाएगी। कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो देखिए नीचे जो होगा वो मान लीजिए x और ऊपर जो होगा वो आज का 21218, 103 दूनी 206, 100 दूनी 200 3 दूनी 206, तो 6 जीरो डालेंगे तो 61 18, तो 103 छक्के, फिर काट दीजिए 103 दूनी, तो x बराबर 2 पे कितना जीरो 1 2 3 4। तो 2 साल पूर्व उस शहर की जनसंख्या 20,000 थी, बढ़ के आज 21,218 हो गई। हर साल कितनी बढ़ी, तो 3%। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि x थी 3% बढ़ गई तो 103% हो गई, फिर 3% बढ़ गई तो 103% हो गई, और आज का तो वो दिया ही था 21218। यहां से भी निकालेंगे तो x का मान जो आएगा वो 2 साल पूर्व की जनसंख्या आएगी। बताइए बच्चे, एकदम आसान सवाल है, परसेंटेज के अंदर हमने आपको ये बात पढ़ाया है। टाइम एंड वर्क का सवाल है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। टाइम एंड वर्क का सवाल है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये कह रहे कि 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती है, 5 महिलाएं 8 दिनों में कर सकती, कोई दिक्कत, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यहां से आपको रेशियो मिल जाएगा 10 और 8 का एलसीएम 80, फीमेल इज टू चिल्ड्रेन 8 10 के 80, और ये 80 क्यों मानो 40 मान लीजिए आप, एलसीएम ही तो लेने हैं। 8 25 40 और 10 चौके 40,
अब कह रहा है कि 2 महिलाओं और 4 बच्चे को काम पर लगाना है। 2 महिला मतलब 5 प्लस 4 बच्चे मतलब 4। कितने दिनों में करेंगे? तो डी दिनों में। कोई भी एक काम ले लीजिए, अगर हम यही ले ले तो 8 चिल्ड्रन के जगह 4 गुने 10, जोड़िए 5 दूनी 10 और 4 चौके 16, 16 और 10 26। डी बराबर 32 गुने 10 320। अप्रॉक्स में आंसर पूछ रहा है क्या? कहीं गलती हुआ है क्या? 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में, 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में, 8 से 8 कैंसिल आउट, 5 और 10 एलसीएम 40, 5, अच्छा यहां गलती हो गया ना, 5 और 10 से अगर एलसीएम 40 है तो 5 अट्ठे 40, 10 चौके 40। क्या कर रहा है? 2 महिलाएं, तो महिलाओं का 8 है तो 8 दूनी 16, 2 गुने 8 होगा यहां पे 16। और फिर क्या कर रहा है? 4 बच्चे, तो 4 चौके 16, तो 16 और 16 कितना हो जाएगा बाबू? 32। 32 से कई बार में कटेगा? 10। तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो 10। एकदम आसान है, चेन रूल का सवाल है, टाइम एंड वर्क के अंदर हमने आपको पढ़ाया है। नॉर्मल सवाल है, 5 महिलाएं 8 दिन में, 8 बच्चे 10 दिन में। हमने यहां से मेल और फीमेल और चिल्ड्रन का रेशियो निकाल लिया। अब कह रहा है 2 महिला 4 बच्चे कितने दिन में करेंगे? तो आप एफिशिएंसी पुट कर दीजिए, कुछ करना ही नहीं है। आइए, कह रहा है मोहन ने एक टेबल इतना में बेचा, 2832 में बेचा तो 2832। ऊपर सेलिंग प्राइस तो नीचे भी सेलिंग प्राइस, क्योंकि 18% का लाभ हुआ तो 118। निकालना है क्रय मूल्य मतलब 100। देखिए ये 8 है, ये 2 है, तो भाई 2 जीरो तो आएंगे और 8 चौके 32 यानी यहां पे 4 आएंगे। तो किसी के लास्ट में 400 है क्या? तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर 2400 होंगे। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ये तरीका होते हैं सवालों में यूनिटरी मेथड लगा के जल्दी सॉल्व करने का, काटा पीटी नहीं मचाने का। हमने कहा भाई ये इसके अंदर 5 है ही नहीं, तो ये जीरो कहीं कैंसिल आउट होने की संभावना ही नहीं थी, तो 2 जीरो लिख दिया। यहां 2 है, यहां 8 है, तो 8 के टेबल में 4 रखेंगे तो आएगा 2, या 9 रखेंगे तो आएगा। तो 0 4 या 0 9, तो 0 0 4 तो कहीं है नहीं और 9 तो कहीं है नहीं, तो यही है 0 0 4 2400 आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, आसान सवाल है बच्चे, ये बिल्कुल आसान सवाल है। 5x माइनस 2y अपॉन x माइनस वाई 2y बराबर 9 अपॉन 17। देखिए 17 पच्चे 85 और 9x, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो इधर आके घट जाएगा, तो 85 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा? 76x इज इक्वल टू 17 दूनी 34, इधर का माइनस का 34y और ये माइनस का 18y। तो ये अगर 34y इधर आएगा तो प्लस में, 34 में से 18 घटेगा, 18 2 20 और 14 16y। काट लीजिए, 4 चौके 16, 4 से 19 बार में, x अपने जगह, y आकर डिवाइड हुआ, 4 अपने जगह, 19 आकर डिवाइड हुआ। मान पूछ रहा 9x, तो 9 चौके 36 बट्टा 19 13y, तो 13 गुने 19, 9 3 27, इकाई अंक 7, 36 बट्टा इकाई अंक 7, यही ऑप्शन है 247। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। देखिए सर, कैलकुलेशन में कितना आप स्टेप छोड़ते हैं इस पे भी बहुत बात निर्भर करता है। अब कोई बच्चा होगा जो गुना करेगा 13 नम्मा 117 का 7 कैरी 11, 13 कम 13 10 23 और 1 24। सर समय लग जाएंगे, क्यों करेंगे सर? क्योंकि 36 है, चूंकि सब बड़ा ही नंबर है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा 36 देख के, क्योंकि कटेगा तो 36 से छोटा होगा ना कि बड़ा होगा। ये आपके हाथ में है कि कैलकुलेशन कितना करते हैं। आइए आगे चलते हैं। एक आसान सवाल कह कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। देखिए सर, तो जब पिघलाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होंगे। मेंसुरेशन में 3D आप पढ़े होंगे, वहां पे ये पढ़े होंगे, किसी भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम को मेल्ट करके नया रूप देते हैं तो पुराने डायग्राम और नए डायग्राम के आयतन का अनुपात हमेशा बराबर होगा। तो बच्चे कौन का आयतन होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या दिया हुआ 9, तो 9 नम्मा 81 और हाइट था 15। इसे मेल्ट करके
सिलेंडर बनाया तो पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या ही तो निकालना है, और हाइट दिया हुआ है 45। यहां से आप देखिए पाई हो जाएंगे बाई बाई, 3 से 27 बार में, 15 तिया 45, 3 से 9 बार में। तो अगर रेडियस का वर्ग 9 है तो रेडियस 3 है। आपसे पूछ रहा है डायमीटर मतलब 2r, तो 6 होगा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपको बस इतना बात याद रखना है, किसी भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम को मेल्ट करके अगर आप नया डायग्राम बनाते हैं ना, तो उनके वॉल्यूम इक्वल होते हैं। बस हमने कोन को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 पाई आर नॉट था स्क्वायर 81 इंटू एच पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व कीजिएगा, रेडियस निकल जाएगा, दुगुना कीजिएगा डायमीटर मिल जाएगा। टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत ही नॉर्मल सवाल है, इसे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। देखिए सवाल कर कि एक पेंटिंग 12 दिन में पेंट कर सकता है। एक क्या दिन में पेंट कर सकता है? 12 दिन में। बी उसी पेंटिंग को 10 दिन में पेंट कर सकता है। तो भाई 10 दिन, 12 और 10 से एलसीएम 60, 12 25 60, 10 छक्के 60। कोई दिक्कत? अरे दिनों की, एक सेकेंड, बी 8 दिन में करता, सॉरी। तो भाई 12 और 8 से पेंटिंग कितने दिनों में, टोटल वर्क क्या मान ले 120, 12 8 120 और 8 15 120। करें कि दिनों की अप्रॉक्स वैल्यू ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंटिंग शुरू किया जाता है। इसमें सी भी है भाई साहब, सी 10 दिन में करता है, तो 10 बढ़िया। दिनों की अप्रॉक्स संख्या ज्ञात कीजिए। ए शुरू करे, बी और सी साथ मिलकर एक एक दिन छोड़कर, मतलब अल्टरनेट वर्क। पहला दिन ए काम करेगा तो 8, अगला दिन बी और सी भी काम करेगा तो 12 8 20 और 15 35, एक और एक 2 दिन 35, 10 होता तो 45, 8 है तो 43, 40 3 बार में 310, तो 2 बार में 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अगला दिन ये आएगा एक दिन में 8 काम, तो 4 और 1 5 दिन, 8 से 14 का 4 94 काम। अब बच गया कितना, 6 और 20 25 काम। तो जो बच गया नीचे, जिनकी बारी है जो कर सकते हैं ऊपर, जो करना है नीचे। कर सकते कितना 35, करना कितना है 94 6 20 26, तो 5 पॉइंट समथिंग कोई आंसर होंगे, यानी 5.4 डेज। 5.4 डेज। टाइम एंड वर्क का, अल्टरनेट वर्क का एकदम निचले स्तर का सवाल, कोई दम नहीं है। दिया हुआ है 12 दिन में, बी 8 दिन में, सी 10 दिन में। टोटल वर्क 120, 120 काम 12 दिन में, तो एक दिन में 8, एक दिन में 12, एक दिन में 15। पहला दिन ए किया तो भाई 8 काम, अगला दिन बी और सी मदद किया तो 12 8 20 और 15 35 काम। एक और एक 2 दिन में 43, 43 दूनी 86, 2 दूनी 4। अगला दिन 8 काम, 4 और एक 5 दिन में 94 काम। जो बच गया ऊपर, जो कर सकते हैं ऊपर, जो करना है नीचे, बात खत्म। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये लोग हैं 35 काम करने में एक दिन का वक्त लेते हैं, लेकिन आज आपको 26 करवाना था, तो 1/35 गुणे 26। यहां पे हमने उल्टा लिखा हुआ, ये 26/35 होगा। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब ये रेशियो का एकदम बेसिक सवाल निकालना, चतुर्थ अनुपाती है। फोर्थ प्रोपोर्शन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, b इंटू सी अपॉन ए। बी दिया हुआ √8, सी दिया हुआ √21, ए कितना है √6, √3 2 जा, √3 7 जा, √2 4 जा, 4 का बाहर 2 और 2 के साथ √7, तो 2√7 इस सवाल का आंसर होगा। 2√7 इस सवाल का आंसर होगा। एकदम आसान है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने आपको आते हैं। b इंटू सी बाई ए। आज ही हमने पढ़ा है एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए
कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल से चलता है। इस दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। एक जगह गति 5 था, एक जगह गति 3 था, एक जगह गति 2 था, एक जगह गति 4 था और दूरी इतना तय किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना? 20, 10, 30, 20, 50, 10, 60 और 9, 69। 60 और 9, 69। अब देखिए समय कैसे आएगा? दूरी बटा चाल, तो यहां 4 घंटा, 15/3 यहां 5 घंटा, 10/2 यहां 5 घंटा और 24/4 यहां 6 घंटा। 6, 4, 10 और 10, 20। तो भाई इसके एवरेज स्पीड हो जाएंगे 20 3 60, 3 9 90, 20 चौक 80, 5 20 25 100, 3.45 किलोमीटर पर आवर। 3.45 किलोमीटर पर आवर। कोई ऑप्शन होंगे? 3.45 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी, डी। एकदम आसान सवाल। आइए बच्चे अंतिम सवाल। कहा जाता है अंत भला तो सब भला। ये कह रहा है कि एक्स ने कुल 180 रुपया में 40 पेंसिल खरीदे और 180 रुपया में 2 दर्जन यानी 24 पेन खरीदे। तो एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर, ये तो और आसान हो गया। पेंसिल 180 रुपया में 40, तो एक पेंसिल का दाम 4 चौके 16, 2 20, 4.5। पेन 180 रुपया में 2 दर्जन मतलब 24, 12 कम 12, 6 60, 12 25 60, 12 दूनी 24 मतलब 7.5। इनके डिफरेंस कितने हैं? तो 3। यही इस सवाल का आंसर होगा। बताएं बच्चे, कोई दिक्कत है? प्यारे बच्चे, आप सभी लास्ट तक देख रहे हैं इस वीडियो को, इसके लिए धन्यवाद। आज हमने जीडी का एक सेट सॉल्व करवाया। अगले दिन सेट 2 की बारी होगी। यहीं पे नजरें टिका रखिए। डेली लाइव क्लासेज आपको मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री। 2 महीना में जीडी में जितने मैक्सिमम सेट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो रिकॉर्ड करके हो चाहे वो लाइव हो, हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हम आपको सॉल्व करवाएं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल लगा के अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहिए। तो आज रखिए यहीं तक, कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।